मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा। M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 201 इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी में 15वें वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बताऊंगा या 15वें वित्त आयोग पर प्रकाश डालूंगा। इससे पूर्व हमने 14वें वित्त आयोग का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया और 14वें वित्त आयोग ने किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की और केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार से धन का बंटवारा हो, किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हो। तो रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था और 14वें वित्त आयोग में आयोग ने केंद्र सरकार को किस प्रकार से साधनों का बंटवारा करने के लिए अपने सिफारिशें दी और उन सिफारिशों का केंद्र सरकार ने किस प्रकार से कार्यान्वयन किया और उस क्रियान्वित के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हुआ, कर राजस्व का या अन्य जितने भी प्रकार के राजस्व हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से हुआ, उस पे प्रकाश डाला गया था। उसी ही क्रम में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया और 15वें वित्त आयोग का गठन करने के पश्चात की भी 15वें वित्त आयोग के गठन के लिए कौन कौन सी मुख्य बातें थी कि जिनके लिए भारत सरकार ने 15वां वित्त आयोग या 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया या फॉर्मेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन किया गया। तो इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश डालता हूं। 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति 27 नवंबर सन 2017 को श्री N.K. सिंह संसद सदस्य एवं सरकार के पूर्व सचिव की अध्यक्षता में की गई थी। इसके अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: श्री शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी, डॉक्टर रमेश चंद्र, श्री अरविंद मेहता वित्त आयोग के सचिव होंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर सन 2019 तक देनी थी। इसकी सिफारिश में सन 2020 से 25 की अवधि तक लागू होगी। ये जो रिकमेंडेशन देगा वो सन 2020 और 25 के मध्य लागू होंगी। पूर्व आयोगों की भांति इसे केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों का संघ व राज्यों के बीच वितरण एवं राज्यों के अंश का राज्यों के बीच वितरण पर सिफारिशें देनी हैं। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदानों के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एवं राज्यों के लिए अनुदान सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए सिफारिशें देनी हैं। राज्यों के संचित कोष को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हैं ताकि वे अपनी पंचायतों व नगर पालिकाओं के साधनों में वृद्धि कर सकें तथा आयोग केंद्र व राज्यों के वित्तीय घाटों और कर्ज के स्तरों और राजकोषीय सुधारों आदि पर भी सुझाव देना है। आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या राजस्व घाटे के को वस्तुतः जारी रखा जाए या नहीं। राज्यों ने
इस पर ऐतराज उठाया और उनका मत है कि संविधान की व्यवस्था है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। आयोग को अपनी सिफारिशों में सन 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। दक्षिण भारत के राज्यों ने इस शर्त पर भारी आपत्ति उठाई है। उनका मत है कि इससे दक्षिण भारत के जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले राज्यों को आयोग से कम राशि मिलेगी। अतः वित्त आयोग को कभी वित्तीय घाटा किस प्रकार से कम किया जाए, या ये जो राजस्व घाटा है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, राज्य सरकार कर्ज कम से कम किस प्रकार से लें, किस प्रकार से अपना खर्चा चलाएं या स्वयं आत्मनिर्भर बने, इन सब तमाम बातों पर इसको सिफारिश देना था। और इसके आगे मिलेगी। और उत्तर भारत के जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले राज्यों को आयोग से अधिक राशि प्राप्त होगी या मिलेगी। 14वें वित्त आयोग ने सन 1971 की जनसंख्या को 17.5% तथा सन 2011 की जनसंख्या को 10% भार दिया था। अतः 15वें वित्त आयोग को इस समस्या का उचित समाधान निकालना होगा। आशा है कि आयोग सभी समस्याओं का हल संविधान के दायरे में निकालने का प्रयास करेगा या संविधान के दायरे में निकालने का भरसक प्रयास करेगा और इसमें सफल भी होगा। इसमें संदेह नहीं है कि 15वें वित्त आयोग पर कार्यभार काफ़ी बढ़ गया है और इसे अपने काम को सही अंजाम देने के लिए काफ़ी सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। 15वें वित्त आयोग को भारत में सहकारी संघवाद के लिए नया रोड मैप तैयार करना है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रयास जारी रखना है। आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करके विभिन्न प्रश्नों पर सभी के मत जानने का प्रयास करेगा और उनके आधार पर अपने निर्णय करेगा कि फिलहाल यही आशा करनी चाहिए कि 15वां वित्त आयोग संविधान के दायरे में एक प्रगतिशील रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाएगा जिससे केंद्र व राज्यों की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन व समन्वय स्थापित हो सकेगा। अतः 15वें वित्त आयोग की एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो संविधान के दायरे में एक प्रगतिशील रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिससे केंद्र एवं राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का किस प्रकार से बंटवारा हो, कि भाई केंद्र और राज्यों के मध्य जो धन का बंटवारा है या जो आर्थिक संपदा का बंटवारा है वो सुगमता से हो, किसी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं हो, किसी भी राज्य को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े और केंद्र राज्यों की हर संभव मदद करे। तो इसके लिए कोई न कोई फार्मूला निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें उचित संतुलन व समन्वय स्थापित करने पर ज़्यादा बल दिया गया है। भारत की वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य कठिन लगता है, लेकिन फिर भी ये हल करने के लायक है। भारत को राजकोषीय अनुशासन, सुदृढ़ीकरण व सुधारों की दिशा में काफ़ी प्रयास करना है। आशा है कि 15वां वित्त आयोग इस दिशा में ठोस सुझाव देगा या ठोस सुझाव देने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून सन 2018 को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में कहा था कि सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही
उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि नए आगंतुकों के हितों का भी ध्यान रखना होगा और ये उनका व्यक्तिगत मत था। अतः 15वें वित्त आयोग के द्वारा या 15वें वित्त आयोग सन 2020 से 25 तक के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिनके आधार पर भारत सरकार केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कर सकेंगे। धन्यवाद।